बहुत बहुत स्वागत है आप सभी शिक्षक बंधुओं का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी हमारी चल रही है। यूनिट फर्स्ट के ऊपर 2 क्लासेस आ चुके हैं। इन 2 क्लासेस में यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड आपके थ्योरी के पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट से टोटल 75 सवालों का डिटेल एनालिसिस करेंगे और अच्छे से इन सवालों को समझते चलिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए बढ़ेंगे क्लासेस की ओर। क्लासेस की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी लोग आप नोट्स के लिए मैसेज कर रहे हैं वो अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि नोट्स के ऊपर काम चल रहा है और नए सिरे से बीपीएससी के पैटर्न को देखते हुए समझते हुए क्वेश्चंस में बहुत तरह के इम्प्रोवाइज़ किए गए हैं। और आप लोगों ने क्लासेस में देखा होगा कि थ्योरी पार्ट को इंक्लूड किया गया है। पहले मैंने थ्योरी पार्ट को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन इस बार थ्योरी पार्ट को इंक्लूड करते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नए सिरे से फिर से प्रिपेयर किया है। क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न को जब मैंने देखा तो वहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो 5 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक बार फिर से सारे सवालों को तैयार करना पड़ा। तो सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और 5 जब ऑप्शन आ जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। तो कैसे उसको डील करेंगे वो सारी चीज़ें आज के इस क्लास में आप समझेंगे। क्लास को आप देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह के तैयारी हम लोगों को करनी है। तो आइए शुरुआत करेंगे, क्लास की ओर बढ़ेंगे। ये सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2। और अगर आप लोगों ने अभी तक इन दोनों क्लासेस को नहीं देखा है तो क्लासेस को ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि अच्छी तैयारी हो सके। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त हुआ था और बहुवैकल्पिक प्रश्न आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पे आ चुका है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अनुसार बचपन की आयु निर्धारित की गई है। यहाँ पे आयु प्रिंट है। जन्म से 8 वर्ष, 18 वर्ष से कम आयु, 6 से 14 वर्ष। चौथा ऑप्शन 1 से अधिक का रहेगा और 5वां ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं का रहेगा। जिस तरह का अभी तक का पैटर्न देखने को मिला है बीपीएससी एग्जामिनेशन का, तो इसी तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को, ऑप्शंस को कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आप देखिएगा कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने 5 ऑप्शन को यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे है 18 वर्ष से कम आयु। अब इस तरह के कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे उसमें दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत वहाँ पे हो जाती है जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और उसमें 1 से अधिक आंसर सही होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, 18 वर्ष से कम आयु को कंसीडर किया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा आ चुका है यहाँ पे, ये मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष संविधान के किस संशोधन के द्वारा की गई थी, है ना। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा संविधान जब निर्मित हुआ था तो उस टाइम पे मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर बाद में संशोधन हुआ और संशोधन के उपरांत इसको 21 से घटा करके 18 किया गया था। तो सवाल यही है कि 18 वर्ष संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में और उसी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था इस चीज़ को। यहाँ पे देख पा सकते हैं आप, संविधान के 61वें संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था। अगला सवाल है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो ये काफ़ी आसान सा सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस में अध्ययन किया हुआ है और सभी को पता है आरटी एक्ट से सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल जो है वो बहुत आसान हो जाता है। इसका ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष। अगला सवाल हमारा है, जापान में बच्चे को क्या कहा जाता है। ये देखिए डीएलएड के बुक में ये टॉपिक दिया हुआ है कि अलग अलग जगह पे बच्चों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो इसमें एक टॉपिक है जिसमें ये बताया गया कि जापान में बच्चे को अक्का चान कहा जाता है, ठीक है।
अकाचान क्यों कहा जाता है, इसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पे देखिए। जापान में बच्चे को अकाचान कहा जाता है क्योंकि जन्म के समय बच्चे की जो त्वचा होती है वो रेडनेस होता है उसमें, है ना, लाल होती है। और तो अक्का का अर्थ होता है लाल और चान का अर्थ होता है बच्चे, इसीलिए जापान में छोटे छोटे बच्चों को जो एकदम इन्फेंट होते हैं उनको अकाचान कहा जाता है। अगला सवाल आ चुका है, भारतीय खनन अधिनियम कितने वर्ष से नीचे के लोगों को बच्चों के रूप में परिभाषित करता है? 18, 14, 16, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। 18 वर्ष से नीचे के लोगों को बच्चों के रूप में परिभाषित किया जाता है भारतीय खनन अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? अर्थात आरटीई एक्ट जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसको इंक्लूड किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 21 का, है ना। 21 का में इसको शामिल किया गया है। अच्छा, 21 का ये भाग किस के तहत है? तो ये भाग अगर पूछा जाएगा तो भाग 3 में है, ठीक है। भाग 3 अनुच्छेद 21 का, ठीक है। अगला सवाल, मानव के मस्तिष्क का 85% भाग किस आयु तक विकसित हो जाता है? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ईसीसी के तहत इसको रखा गया है और इस पर बहुत ज़्यादा वर्क भी हो रहा है एनईपी 2020 के तहत। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, 6 वर्ष तक हमारे मस्तिष्क का 85% भाग डेवलप हो जाता है और इन 6 वर्षों में अगर समृद्ध परिवेश बच्चों को मिलता है तो उनका डेवलपमेंट जो है, मेंटल डेवलपमेंट, वो अच्छा होता है। अगला सवाल, समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है हम की भावना का विकास करने वाला, ये रॉस का कथन है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य का मतलब, असत्य का मतलब तो सभी को पता है, गलत है। थोड़ा सा इसको तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा है, संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए, समाजीकरण के संदर्भ में हमें असत्य कथन ढूंढने हैं। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, यह हमारे लिए सत्य कथन है क्योंकि ये सही है ना। संस्कृति का हस्तांतरण समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। दूसरा है, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता जैसे माता पिता है, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। ये भी सही कथन है क्योंकि ये सारे जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं ये समाजीकरण के महत्वपूर्ण अभिकर्ता हैं, अभिकारक हैं। तीसरा है, पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है और यही हमारा आंसर है क्योंकि पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है ना। जिस तरह के परिवेश में बच्चों का लालन पालन होता है उनका समाजीकरण उसी के अनुरूप ढल जाता है। तो तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है क्योंकि यह असत्य कथन है, ठीक है। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ हो जाएगा सही। अगला सवाल है, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व है? तो देखिए, धर्म का महत्व आदर्शों में भी है, अनुकरण में भी है और संस्कार में भी है। ABC तीनों कथन सही हैं, तो इसलिए हमारा चौथा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा इन सभी में। अगला सवाल है, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। उन मानकों को प्राप्त किया जाता है, उन मूल्यों को प्राप्त किया जाता है, उन विश्वासों को प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, चौथा विकल्प कहता है एक से अधिक और पांचवा विकल्प कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है, साथ ही उन मूल्यों को भी प्राप्त किया जाता है और उन विश्वासों को भी प्राप्त किया जाता है। तो ये तीन विकल्प यहाँ पे सही हैं। तो ये इसलिए हम चौथे विकल्प को चुनेंगे कि एक से अधिक हमारा यहाँ पे क्या है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चौथा और पांचवा विकल्प काम करता है। इस तरह के प्रश्नों में
जहाँ पे एक से अधिक सवाल के ऑप्शन जो है, एक से अधिक विकल्प अगर सही हैं तो हमें चौथा ऑप्शन चुनना होता है। और अगर क्या होगा कि 3 विकल्प हैं और तीनों में से कोई भी सही नहीं है तो वहाँ पे 5वें विकल्प की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो उस तरह के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगला सवाल हम लोग लेते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन हैं? परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए जो हमारे आवश्यक तत्व होते हैं वो हमारा परिवार एवं पड़ोस होता है, क्योंकि ये प्राथमिक समाजीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है और प्राथमिक समाजीकरण हमारा परिवार के द्वारा होता है। अगला सवाल है, आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से कौन सा कदम उठाएंगे? बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे और बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। तो ये तीनों ही कथन यहाँ पर क्या है? सही हैं, इसलिए चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि ये सभी सही हैं। अगला सवाल है, समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है जो अध्येता को, यहाँ पे अध्येता लिखा हुआ है, अध्येता को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है। यह कथन किसका है? हैरी एम जॉनसन, हरलॉक, हविंगहर्स्ट एवं न्यूगार्टेन, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह के कथन वाला जो सवाल रहेगा तो उसका तो एक ही विकल्प सही होगा, ठीक है। और यह यहाँ पे हैरी एम जॉनसन ने ये बात कही थी कि समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है जो अध्येता को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है। अगला सवाल हमारा है, ये बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हो जाती है? जन्म से 3 साल के बाद, या फिर जन्म के समय से, या किशोरावस्था में, या फिर इनमें से एक से अधिक सही होंगे। तो देखिए, बालक के जो समाजीकरण की प्रक्रिया वह जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कशन किया था, जैसे बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले तो उसका लिंग निर्धारण कर दिया जाता है, फिर उसके परिवार के सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि जातिगत चीज़ों का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका भी निरूपण कर दिया जाता है ना। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से प्रारंभ हो जाती है। अगला सवाल हमारा है, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? शैशव काल, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। यहाँ पे इन 3 में से कोई एक सही है और वो हमारा है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे उच्च पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो यह किशोरावस्था होती है और इस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्र बनाने के, अपने समूह बनाने के, है ना, इस तरह की प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण किस अवस्था में होता है? तो इसकी चर्चा हम लोगों ने डिटेल क्लासेस में की थी कि सबसे जो गहन और जटिल समाजीकरण होता है वो किशोरावस्था के दौरान होता है, क्योंकि किशोरावस्था के दौरान हम लोग देखते हैं कि कई तरह के हार्मोनल चेंजेज हमारे बॉडी में दिखने को मिलते हैं, जिसके कारण बॉडी में बहुत तरह के चेंजेज आते हैं और उन बदलावों का प्रभाव बच्चे के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। एक बच्चा जो बहुत सारी चीज़ों को पहली बार महसूस करता है अपने बॉडी में, तो वो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसका नियंत्रण करना है, समन्वय कैसे करना है, बहुत तरह की उसके सामने दुविधाएं आ जाती हैं। इसीलिए इसको सबसे गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था कहा गया है। अगला सवाल है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये गतिविधियाँ किन चीज़ों में सहायता करती है? दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही विकल्प दूसरा, समाजीकरण में भी सहायता करती हैं, क्योंकि जब भी आप
सामूहिक गतिविधियां करवाएंगे। सामूहिक गतिविधियों में जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो वे समाजीकरण की भावना को सीखते हैं, समाजीकरण का विकास उनमें होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लीडरशिप का गुण हो जाता है, सहयोग की प्रवृत्ति हो जाती है, मिलकर काम करने की प्रवृत्ति उनमें विकसित होती है। तो इस तरह से उनमें समाजीकरण की भावना का विकास होता है। अच्छा, अगला सवाल हमारा है, समाजीकरण में बच्चों के डैश को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं डैश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। यानी कि समाजीकरण की जो हमारी प्रक्रिया है उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिए, व्यवहार को निर्देशित करना, ये यहाँ पे फुलफिल हो जा रहा है, बिल्कुल सही है कि समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना। व्यवहार यहाँ भी है, बुद्धि को निर्देशित नहीं किया जाता है, व्यवहार को निर्देशित किया जाता है। और इसके बाद अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। हम अनुशासित किसे करेंगे, जो गलत है ना। जो सही व्यवहारिक है, तो जो सही व्यवहारिक प्रवृत्तियां हैं उन्हें अनुशासित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अनुशासन में, डिसिप्लिन में, तभी तो वो सही हैं, व्यवहारिक हैं। तो जो गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियां हैं उसको अनुशासित करना आता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से एक शिक्षक में सबसे वांछित कौशल कौन सा है। शिक्षक का सबसे वांछित कौशल, जो उसका स्किल होता है, वो कौन सा है। शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, शिक्षण के समय छात्रों को मानसिक रूप से शिथिलीकृत करना रखना का मतलब हो गया कि बच्चों की जो सोचने की क्षमता है उसको आप बिल्कुल जीरो कर दे रहे हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन क्या करा कि सबसे वांछित कौशल, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो बच्चों को बता रहे हो तो आपकी बात बच्चों के समझ में आनी चाहिए, है ना। तभी तो वो उन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे जो आप उन्हें सिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है कि शिक्षक द्वारा कही गई बात का छात्र की समझ में आना। लेते हैं अगला सवाल, जिनमें से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है। देखिए, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं और इन 3 स्तरों में यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं, तो ये 3 स्तर यहाँ के विकल्प में दिख रहे हैं, लेकिन सही तरीका, सही जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो किस में है, ये देख लेते हैं। पहला देखिए, पहला है बोध स्तर, इसके बाद स्मृति स्तर और इसके बाद चिंतनशील स्तर। तो सबसे पहला जो स्तर होता है, सबसे पहला लेवल जो टीचिंग का होता है, उसमें स्मृति स्तर आता है। और स्मृति का मतलब हो गया कि जो भी आप बच्चों को बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, और इसके अलग अलग प्रतिपादक रहे हैं। जैसे स्मृति स्तर है, इसके ऊपर आता है बोध स्तर और सबसे ऊपर आता है चिंतनशील स्तर, ठीक है। और इनके प्रतिपादक भी अलग अलग हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प है वो दूसरा है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और इसके बाद चिंतनशील स्तर, ठीक है। सबसे पहला लेवल क्या होता है, स्मृति स्तर का होता है, जिसमें रिमेंबरिंग करते हैं। दूसरा है बोध स्तर का, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। और तीसरा है चिंतनशील स्तर का, जिसमें हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने आप पे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो वो हमारा सबसे ऊपर का लेवल होता है, ठीक है। तो स्मृति स्तर पहला लेवल हो गया, बोध स्तर दूसरा लेवल हो गया और चिंतनशील स्तर तीसरा लेवल हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर है शिक्षक, ठीक है। स्वतंत्र चर जो शिक्षण की प्रक्रिया में है वो कौन है, वो है शिक्षक। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक के द्वारा उपयोग करनी चाहिए। विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, केवल विश्लेषणात्मक, चौथा विकल्प या फिर पांचवा विकल्प। देखिए, शिक्षक के द्वारा एक जो विधि है, हम लोगों ने टीचिंग मेथड के ऊपर भी डिस्कस किया था क्लासेस में। तो हमारा ये, हम क्या करते हैं कि पहले किसी भी चीज़ को तोड़ तोड़ करके समझाते हैं
और तोड़ तोड़ करके समझाने के बाद फिर उसको इकट्ठे करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विश्लेषणात्मक से संश्लेषणात्मक की ओर, है ना। तो यहाँ पे हमारा शिक्षण सूत्र से सवाल आ गया, ये विश्लेषणात्मक से संश्लेषणात्मक की ओर चलता है। तो पहला विकल्प हमारा सही है और इसे फॉलो करना चाहिए हर एक टीचर को। निम्न में से कौन सा मुख्य परिवर्तन आधुनिक शिक्षा प्रणाली में मुख्यतः देखने को मिलता है? जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसमें कौन सा बदलाव देखने को मिल रहा है? यह विद्यार्थी केंद्रित होती जा रही है, सही है। यह समूह केंद्रित होती जा रही है, समूह केंद्रित अभी नहीं किया गया। शिक्षक केंद्रित होती जा रही है, शिक्षक केंद्रित पहले था, अब उसको विद्यार्थी केंद्रित किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी चौथे और पांचवें ऑप्शन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अगला सवाल आ चुका है, जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है, सेल्फ इंस्ट्रक्टेड, तो ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आत्मनिर्देशित यानी कि सेल्फ इंस्ट्रक्टेड भी आप कह सकते हो, सेल्फ इंस्ट्रक्टेड, या फिर आप इसको सेल्फ मोटिवेटेड भी कर सकते हो, सेल्फ मोटिवेटेड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पेडागोजिकल, एनालॉजिकल, एंड्रागोजिकल, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन जब कोई शिक्षार्थी है, जो कोई लर्नर है, ठीक है, विद्यार्थी है, वो अगर सेल्फ इंस्ट्रक्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, वो खुद से पढ़ता है, अपना मूल्यांकन स्वयं करता है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग एंड्रागोजिकल कहते हैं, ठीक है। तो पेडागोजी, एंड्रागोजी, दो चीज़ें आती हैं इसमें। पेडागोजी शिक्षण शास्त्र होता है, जिसमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है ये शिक्षक को बताया जाता है, शिक्षक को सिखाया जाता है। और हम सभी ने अपने अपने प्रशिक्षण के दौरान पेडागोजी सीखी है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, वो हमारा पेडागोजी हो गया। लेकिन अगर कोई सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर है, ठीक है, जैसे कि आप सब, हम सब जो अपनी पढ़ाई खुद से कर रहे हैं, तो कहाँ से मटेरियल इकट्ठा करना है वो हम खुद तय करते हैं। फिर हम अपना स्व मूल्यांकन करते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं ना, कि हमने कितना सीखा, कितनी कमियां हमारे अंदर हैं, हमें और क्या क्या सीखना है, ठीक है। तो हम अगर अपनी पढ़ाई को खुद से कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ इंस्ट्रक्टेड है, तो ये एंड्रागोजी कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल हमारा है, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? सिलेबस जो है उसका क्या अर्थ होता है? पहला विकल्प कहता है कि एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश। दूसरा विकल्प कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। तीसरा कहता है कि विभिन्न विषयों में निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यवहारिक पाठ्यक्रम और परियोजना या फिर शोध प्रबंध। तो इन तीन विकल्पों में सबसे बेहतर विकल्प दूसरा ऑप्शन है। ये जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं, ये जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्या सीखना होगा, कैसे सीखना होगा, उसका जो पूरा एक मैनेजमेंट होता है, वही पाठ्यक्रम कहलाता है, वही सिलेबस कहलाता है ना। जैसे कि हमारा अभी प्रधान शिक्षक चल रहा है, तो प्रधान शिक्षक के लिए एक सिलेबस तैयार किया गया है, उसका क्या लक्ष्य है, उसका एक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, कि ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है और उस सिलेक्शन के लिए कौन कौन से विषय से किस तरह के सवाल बनाए जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, वो एक निर्धारण किया गया, ठीक है। कि चूँकि प्रधान शिक्षक हैं तो इनको पेडागोजी की समझ होनी चाहिए, साथ ही साथ उनका सब्जेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए और समसामयिक घटनाक्रम का ज्ञान भी होना चाहिए, सामान्य अध्ययन का नॉलेज भी होना चाहिए, थोड़ी बहुत गणित भी आनी चाहिए, थोड़ा सा रीजनिंग कर लें। तो इस तरह से एक सिलेबस तैयार किया गया निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो जो भी शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य होते हैं उसको जो प्राप्त करने के लिए सीखने और अन्य अनुभवों का जो आयोजन किया जाता है, जो मैनेजमेंट किया जाता है उन संस्थानों के द्वारा, तो उसे ही पाठ्यक्रम का अर्थ कहा जाता है, पाठ्यक्रम समझा जाता है। ब्लूम के अनुसार ज्ञान के आयाम कितने हैं? ब्लूम्स टेक्सोनोमी से ये सवाल है और ब्लूम्स टेक्सोनोमी को हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के पार्ट 2 में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी का जो डोमेन है, ठीक है, तो कितने डोमेन हैं?
टोटल 3 डोमेन्स हैं और इन 3 डोमेन्स को याद रखने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था कैप, CAP कैप, कैप मीन्स टोपी, और यहाँ पे कैप से तीनों डोमेन भी हो जाते हैं। पहला C कॉग्निटिव, A अफेक्टिव, तीसरा जो P है उससे क्या होता है साइकोमोटर। ठीक है, तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालात्मक क्षेत्र, ये 3 आयाम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार हैं। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? शिक्षण के अलग अलग राजनीतिक स्तर, उदारवादी सिद्धांत, प्रगतिशील विचारधारा, आदर्शवाद, रचनावाद, इन सभी को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसी में एक था सत्तावादी स्तर पर शिक्षण। तो जो सत्तावादी स्तर पर शिक्षण होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं? बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ये भी आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से ही सवाल है। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैंने उसका डिस्कस बहुत अच्छे तरीके से किया था और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया गया था। तो यहाँ पे बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होगा, ये भी बहुत ही आसान है और इसको याद रखने के लिए हमने 3H का फॉर्मूला बताया था, CAP कैप और HHH। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो हमारे हेड से जुड़ा हुआ है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अफेक्टिव डोमेन हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ है, भावात्मक क्षेत्र। और साइकोमोटर डोमेन हमारे हैंड यानी कि हमारे गत्यात्मक कौशल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्धिक कौशल की जब बात की जाएगी तो वो हमारा हो जाएगा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? अवधारणाओं का ज्ञान शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो सवाल है शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाना, तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसका मतलब है कि आप उस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं। आपके पास शिक्षण कौशल है, टीचिंग स्किल है, तो ये भी दर्शाता है कि आप उस अपने फील्ड में विशेषज्ञ हो। निर्णय लेने का कौशल आपके पास है, डिसीजन ले सकते हो एट ए टाइम। आपसे कुछ भी कहा जाता है तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, ठीक है, उसकी कैपेसिटी आपके पास है। तो निर्णय लेने का कौशल ये भी विशेषज्ञता को दर्शाता है। यहाँ पे तीनों विकल्प हमारे सही हैं। तो चौथा यहाँ पे हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त का मतलब सही नहीं है। ठीक है, जो एक कठोर अनुशासक है। अब इसमें इसके आगे क्या लगा दिया, सबसे अधिक, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है, तो जो अपने विषय को सबसे अच्छी तरह से जानेगा तो वो तो उपयुक्त हो गया ना, हमें ढूंढना है अनुपयुक्त। तीसरा है जिसकी शिक्षण में कोई अभिरुचि नहीं है, और ये सही है। अगर किसी व्यक्ति का शिक्षण में अभिरुचि नहीं है तो वह शिक्षण के दृष्टिकोण से सबसे अधिक अनुपयुक्त है, और ऐसा व्यक्ति शिक्षक बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल आ चुका है, निम्न में से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं? मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। देखिए, अध्यापन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था प्रेरणा का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत, ये सब क्या है, ये हमारे टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो C और D यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा पहला विकल्प यहाँ पे सही है। अच्छा, ये जो ऊपर के दो है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये क्या है? तो अगर इनकी बात हम लोग करें तो ये हमारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है ना। दो चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो ये दोनों मैक्सिम्स हैं। मैक्सिम को क्या कहते हैं? शिक्षण कारक सूत्र कहते हैं, और प्रिंसिपल्स को सिद्धांत कहते हैं। अगला सवाल,
निम्न में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण तकनीक, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए हम लोग कहते हैं शिक्षण सिद्धांत। अगला सवाल, शिक्षक द्वारा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कम विद्यार्थी वाले कक्षा में निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयोग में लाना चाहिए? आपके क्लास में कम स्टूडेंट हैं, आपको अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना है। आप क्या करोगे? अधिगम से संबंधित समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर के बनाना, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारे कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए तीनों विकल्प सही हैं। अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, ये भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपके कक्षा में बहुत ही कम छात्र हैं, तो आप इंडिविजुअल बच्चों के ऊपर ध्यान भी दे सकते हो। तो दूसरा विकल्प भी हमारा सही है, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना। तीसरा, अनुदेशन को छात्रों के बीच विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना। हम जो अपना इंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे वो हम देख लेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग, चूँकि इंडिविजुअल डिफरेंस सभी में है, तो उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम अपना इंस्ट्रक्शन तैयार करेंगे, हम अपना टीचिंग अप्रोच तैयार करेंगे। तो ये तीनों विकल्प हमारे सही हैं, एक से अधिक यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक शिक्षक छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? मूल्यों पर व्याख्यान दे करके, या फिर टीवी कार्यक्रमों को दिखा करके, या फिर छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, जब भी सबसे अधिक रहेगा ना, सबसे अधिक, तो हमेशा आपको एक ही विकल्प सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक से अधिक सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि सबसे अधिक कहा जा रहा है तो सबसे अधिक एक ही होता है ना, दो तो सबसे अधिक होंगे नहीं। तो इसलिए जब भी इस तरह के प्रश्न में सबसे अधिक पूछा जाए और विकल्प वहाँ पर रहे एक से अधिक भी, तो आपको एक से अधिक सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। एक ही विकल्प से करना है उपरोक्त तीन में से जो सबसे अधिक सटीक हो। तो क्या कहता है सवाल कि शिक्षक छात्रों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो मूल्यों पर व्याख्यान देकर के किया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावी ढंग ये नहीं होगा। आप लेक्चर दे रहे हो तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके लेक्चर की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनको कोई मतलब नहीं कि आप क्या कह रहे हो, है ना, उनके लिए वो बोरिंग होता है। टीवी कार्यक्रमों को दिखा करके, टीवी पे प्रोग्राम दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो है इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तीसरा है छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, तो ये हमारा सबसे सटीक है, क्योंकि जब भी आप स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाओगे किसी भी गतिविधि में, एक्टिविटी में, तो सारे विद्यार्थी उसमें कुछ ना कुछ योगदान करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग सामूहिक गतिविधियाँ करवाते हैं तो उसमें सारे बच्चे अपना पार्टिसिपेशन देते हैं और अपने मन से देते हैं, उनको ज़बरदस्ती नहीं कहना पड़ता है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी किसी तरह का प्रोग्राम होता है तो बच्चे खुद एक्टिव हो जाते हैं कि सर क्या हो रहा है क्लास में, आप क्या करवा रहे हो, हमें भी बताओ, हमें भी करना है। तो ये तीसरा जो विकल्प है वो हमारा सबसे अधिक सटीक है और यही विकल्प सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? अब देखिए, कक्षा शिक्षण का हमारा कई उद्देश्य होता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी सबसे महत्वपूर्ण पूछ दिया, तो यहाँ भी एक ही विकल्प सेलेक्ट करेंगे। जानकारी देना, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जानकारी तो देते ही, हम सभी अपने क्लास में जाकर के जानकारी ही तो देते हैं। जिज्ञासु मन को विकसित करना, ये भी बेहतर है। छात्रों के पाठ्यक्रम का समय पर पूरा करना, ये भी सही है। लेकिन क्या कहता है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिज्ञासु मन को विकसित करना, क्योंकि जब हम लोग जिज्ञासु मन को विकसित कर देंगे, बच्चे के अंदर अगर आग लगा देंगे, आग लगाने का मतलब उसके अंदर इंटेलेक्चुअल फायर इनबिल्ट करना, उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन जागृत कर देना, तो फिर वो सबसे अच्छा वो होता है। तो दूसरा विकल्प हमारा सही है।
अगला सवाल है, निम्न में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करना है कि हमारा जो शिक्षण है बच्चों के बीच उसकी क्वालिटी कैसी है, तो हम क्या करेंगे, उसका असेसमेंट का सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो सबसे उपयुक्त यहाँ भी पूछ रहा है, तो इसमें भी एक ही आंसर सेलेक्ट करना है। वार्षिक परीक्षा परिणाम, हम क्या करेंगे कि बच्चों का वार्षिक परीक्षा परिणाम देखेंगे और उसके आधार पर सेलेक्ट कर लेंगे कि फलाना विद्यार्थी जो है वो सबसे अच्छा है, या बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं तो इसका मतलब है कि पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है। क्या ये सबसे उपयुक्त विधि है? आगे देखिए, छात्रों की उपस्थिति, रजिस्टर देखेंगे कि हाँ क्लास 5 में बच्चे जो हैं वो कंटिन्यू आ रहे हैं, इसका मतलब कि क्लास 5 में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। क्या हम ऐसा असेसमेंट कर सकते हैं? तीसरा है, कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच। हम क्लास में जाएंगे, किसी तरह का एक एक्टिविटी दे देंगे, वो वर्क एक्टिविटी या फिर ग्रुप एक्टिविटी दे देंगे, और बच्चे जो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बच्चे किस तरह से दिए गए टास्क को पूरा करते हैं और किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह से आपस में डिस्कशन करते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी विधि है ना, ये सबसे अच्छा मेथड है, और इससे पता चल जाएगा कि उनको किस तरह से पढ़ाया जा रहा है ना, क्योंकि उनकी बातों से, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि इन्हें किस तरह से पढ़ाया गया है। तो तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। अच्छा, शिक्षण अधिगम स्तर को अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, एक बार फिर से वो आ गया है। विभेदन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एक बार अभी आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहला जो है वो स्मृति स्तर होता है, दूसरा होता है बोध स्तर, तीसरा होता है चिंतनशील स्तर, विभेदन स्तर होता नहीं है। तो ये हमारा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होगा, पहला विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। अच्छा, यहाँ पे नोट पॉइंट मैंने आप लोगों को कहा था कि शिक्षण के जो स्तर हैं एवं उनके प्रतिपादक के ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो उसका यहाँ पे आ गया। देखिए, पहला जो स्तर हमारा होता है मेमोरी लेवल, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा होता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। तो स्मृति स्तर जो हमारा है, जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है शिक्षण अधिगम का, कि जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्मृति हमारी जो है याद करना होता है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग गेन करते हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को हम लोग क्या करते हैं, पहले याद करते हैं। और जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, फर्स्ट लेवल क्या नॉलेज है, और नॉलेज में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा फैक्चुअल नॉलेज होता है वो हम उसे बच्चों को देते हैं, ये हमारा फर्स्ट लेवल होता है। तो शिक्षण अधिगम का जो स्तर बनाया गया है और उसके प्रतिपादक हैं, तो स्मृति स्तर के प्रतिपादक जॉन एफ हर्बर्ट हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा हमारा बोध स्तर है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और इसके प्रतिपादक एच.सी. मॉरिसन है। तीसरा हमारा चिंतनशील स्तर है, जब ये सबसे हाई लेवल का स्तर होता है ना। फर्स्ट लेवल तो हमारा हो गया कि हमने फैक्चुअल नॉलेज को गेन किया, दूसरा प्रोसेसिंग उसका किया, और उसके आधार पे हमने अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद हम उस पर आगे भी और वर्क करते हैं, और हमारे पास रिफ्लेक्टिव नॉलेज आता है। रिफ्लेक्टिव लेवल पे हम चले जाते हैं, जहाँ से हम ये निर्णय करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें गलत हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं। तो वो हमारा चिंतनशील स्तर होता है, और इसके प्रतिपादक हंट हैं। अगला सवाल है, जॉन डीवी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस बात पर अधिक बल दिया है। क्रियामूलक ज्ञान, सत्तावादी शिक्षण विधियों पर, दोहराव शिक्षण पर, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जॉन डीवी की जब बात की जाती है तो वो क्रियामूलक ज्ञान याद रखिएगा। ठीक है, क्रियामूलक यानी कि उन्होंने कार्य को करके सीखने की अवधारणा पर बल दिया था। इसको प्रयोजनवाद भी कहते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड बाद में इनके से हुए किलपैट्रिक, तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड को लॉन्च किया था। अगला सवाल है, शिक्षक शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम लोग TLM के नाम से जानते हैं, का उपयोग सीखने की विधि को बनाने में करते हैं।
यहाँ पे क्या क्या भरा जा सकता है। हम लोग TLM का यूज़ क्यों करते हैं अपने क्लास में? सरल बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, भावपूर्ण बनाने के लिए, एक से अधिक। तो आप लोगों को ये तो आसान लगा होगा, एक से अधिक होगा यहाँ पे, और बिल्कुल सही है कि TLM का उपयोग हम लोग करते हैं। तो जो हमारा लेसन प्लान होता है, जिस टॉपिक को हम समझाना चाह रहे हैं उसको सरल बनाने के लिए करते हैं, साथ ही उसको रोचक बनाने के लिए बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, और भावपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है, हम उससे रिलेट करते हैं जिस टॉपिक को हम समझाना चाह रहे हैं, तो उस टॉपिक से रिलेट करके हम TLM तैयार करते हैं। और उस TLM को जब हम लोग क्लासेस में रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चे उसको अच्छे तरीके से सीखते हैं, समझते हैं, उस टॉपिक को वो बहुत आसानी से समझ लेते हैं। अगला सवाल है, मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, सत्रांत परीक्षा, रचनात्मक मूल्यांकन, एक से अधिक, या फिर पांचवा विकल्प। तो देखिए, मूल्यांकन जैसे ही आएगा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा, जिसको हम लोग CCE कहते हैं। CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। और इसमें हम बच्चों का असेसमेंट लगातार करते हैं, जिसमें हमारा मासिक मूल्यांकन आता है, साप्ताहिक मूल्यांकन आता है, और साथ ही पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आधार पर भी बच्चों का मूल्यांकन होता है ना। जैसे कि बच्चे किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कितने उत्सुक होते हैं, अनुशासन कितना मेंटेन करते हैं, खुद के स्वास्थ्य का कितना ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई कितना रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हम लोग वहाँ पर असेसमेंट करते हैं, और इसीलिए इसको सतत और व्यापक मूल्यांकन कहा गया। सतत का मतलब तो लगातार हो गया, और व्यापक का मूल्यांकन हो गया कि शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी हम वहाँ पे मूल्यांकन करते हैं। अगला सवाल हमारा है, विद्यालय पाठचर्या का नियोजन डैश के अनुकूल होना चाहिए। हमारा जो स्कूल करिकुलम है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा हितों, विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों, शिक्षकों का प्रशिक्षण और रुचि, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सबसे बेहतर ऑप्शन फर्स्ट है, छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा हितों के अनुकूल होना चाहिए, और ये सही आंसर है। क्योंकि हम लोग जब करिकुलम तैयार करते हैं तो करिकुलम का जो लर्निंग आउटकम है वो क्या होता है? तो देखिए, लर्निंग आउटकम पे भी आप लोगों को फोकस रखना होगा, और जो हमारा लर्निंग आउटकम है यानी कि अधिगम प्रतिफल है, वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया किसके लिए? छात्रों के लिए है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम पूरा है उसमें सबसे टॉप लेवल पर पॉलिसी होती है हमारा, है ना, सबसे टॉप लेवल पर हमारी पॉलिसी होती है। जैसे कि हमारा अभी तक के जो पॉलिसीज आई हैं, शिक्षा नीतियाँ आई हैं 1959 में, 1986 में, है ना, अभी 2020 में NEP आया, तो सबसे टॉप लेवल पर पॉलिसी होती है जो नीति का निर्धारण करती है। और जब पॉलिसी बन जाती है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए NCF तैयार किया जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि पाठचर्या की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए एक कमेटी तैयार की जाती है, और एक कमेटी डिसाइड करती है कि किस तरह का करिकुलम हमें बच्चों को देना है। और ये करिकुलम जो बनता है तो किस आधार पे बनता है? ये इसी आधार पर बनता है जिसमें छात्रों के लक्ष्य, उनके उद्देश्य और उनके हित, ये तीन चीज़ वहाँ पे NCF बनाने वाले जो भी टीम मेंबर्स होते हैं, जो उनके टीम लीडर होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो छात्रों के लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा हितों का निर्धारण करना होता है। उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है। और जब एक बारी ये NCF तैयार हो जाता है तो फिर NCERT को इससे रिलेटेड बुक्स प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है, और फिर NCF जो है वो क्लास 1 से लेकर के जहाँ तक पॉलिसी में आ गया है, अब जैसे कि क्लास 12 तक आ गया, तो क्लास 12 तक के बुक्स का वो क्या करेगी? वो सिलेबस तैयार करेगी, और फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स तैयार होते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग अलग टीम्स तैयार किए जाते हैं, और अलग अलग टीम में अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। फिर वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसी को ध्यान में रखेंगे, NCF के
जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको ध्यान में रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो लेसन तैयार करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके ऊपर की जो कमेटी होती है वो उसको फाइनलाइज करती है, तो फिर हमारा सिलेबस तैयार हो जाता है और सिलेबस तैयार होने के बाद फिर वो हमारे स्कूल में आ जाता है और स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट कराने का दायित्व हम सभी शिक्षकों के ऊपर होता है और उसके नीचे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम। तो अगला सवाल हमारा है, एक बालक में वृद्धि निम्न में से किससे संदर्भित है? वृद्धि केवल व्यवहारात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, केवल शारीरिक परिवर्तन, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो जब देखिए वृद्धि की बात होगी, ठीक है, तो वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक परिवर्तन। तीसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है, केवल शारीरिक परिवर्तन, क्योंकि वृद्धि जो है वह मात्रात्मक होती है और अगर विकास की बात की जाएगी तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर कहा जाएगा कि बालक में विकास किससे संदर्भित है, तो मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों हो जाएंगे, लेकिन अगर वृद्धि पूछेगा तो केवल शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि में केवल हमारा शारीरिक परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। बॉडी का डेवलपमेंट जब शैशवावस्था से लेकर के वयस्कावस्था तक बच्चे के शरीर में हम लोग वृद्धि देखते हैं, ऑब्वियस है ना। जन्म के समय बच्चे के शारीरिक आकार की जो स्थिति होती है, फिर वो जैसे जैसे एज आगे बढ़ता है तो बच्चों के शरीर में वृद्धि होती है और वृद्धि जो है वो शारीरिक परिवर्तनों को इंगित करती है। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। कौन सा नहीं होना चाहिए? बालक की वैयक्तिकता का सुसंगत विकास, ये तो होना चाहिए। समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, ये भी होना चाहिए। बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ और क्षमताओं का विकास, ये भी होना चाहिए। तीनों होना चाहिए। तो यहाँ पे पांचवा विकल्प हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। जब हमारे तीनों विकल्प सही हों तो हमें सेलेक्ट करना है पांचवा विकल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में बचपन की आयु 16 वर्ष तक मानी गई है? अब वो पिछले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि अलग अलग देश में बचपन की आयु अलग अलग मानी गई है और जो वैधानिक प्रौढ़ता की आयु होती है वो अलग अलग निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड सही है, स्कॉटलैंड ने 16 वर्ष तक वो निर्धारित किया हुआ है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध संबंधी नियम है? तो ये हमारा अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है ना, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये है। अगला सवाल है, पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आप सभी को याद होगा, ये 2012 में लागू हुआ था। तो जो भी इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे उनमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, याद रहना चाहिए, अगर याद है तो बहुत ही आसान है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 21 का संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। ये भाग 3 में जोड़ा गया है और ये हमारे RTE एक्ट 2009 से संबंधित है ना। RTE एक्ट 2009 भाग 3 के अनुच्छेद 21 का में लिखा हुआ है, संबंधित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में है। दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हमारे देश की आज़ादी की 1 साल बाद की गई थी, यानी कि 1948 में। अगला सवाल, भारत में बाल अधिकार संरक्षण हेतु संविधान में वर्णित नीतियों के एवं कानूनों के सुचारू रूप से संचालन की निगरानी कौन करता है? तो देखिए, भारत में बाल अधिकार संरक्षण हेतु संविधान में वर्णित नीतियों एवं कानूनों के सुचारू रूप से संचालन की निगरानी जो है वो NCPCR करता है। हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया हुआ है।
फर्स्ट क्लास में ही डिस्कशन किया हुआ है इसके ऊपर, बाल अधिकार के संदर्भ में, है ना। तो NCPCR। अगला सवाल, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के अधिक परिपक्व लोग कम परिपक्व व्यक्तियों की अधिकाधिक परिपक्वता के लिए प्रयास करते हैं तथा इस प्रकार मानव जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन जो है ये JD बटलर महोदय का है। बटलर महोदय ने यह बात कही थी। अगला सवाल है, शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये तो सही कथन है। शिक्षा सचेतन समाजीकरण है, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षा अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करने का माध्यम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जब तीनों सही हैं तो पांचवा विकल्प होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्यालय समाज का मस्तिष्क होता है। विशेष रूप से यह एक सोचने वाली संस्था है जो समाज की अन्य संस्थाओं को सोचने की प्रक्रिया में नेतृत्व और निर्देशन प्रदान करता है। ये कथन किसका है? तो यह कथन TM ग्रीन महोदय का है, उन्होंने कहा था। अगला सवाल है, दूरस्थ माध्यम से यानी कि ODL मोड से या डिस्टेंस मोड से हम लोग कर सकते हैं। ODL या डिस्टेंस एक ही बात हुई, ओपन डिस्टेंस लर्निंग। दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना किस श्रेणी में आता है? तो हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि शिक्षा के 3 प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा हम लोग अपने स्कूल कॉलेज में जा कर के जो पढ़ाई हम लोगों ने की है वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने घर परिवार के सदस्यों से, अपने वातावरण से जो कुछ सीखा है वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। और जो हम ओपन डिस्टेंस मोड से अगर कुछ सीखते हैं, कोई पाठ्यक्रम लेते हैं, कोई डिग्री हासिल करते हैं, तो वो हमारे लिए निरौपचारिक शिक्षा होती है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? औपचारिक शिक्षा को फॉर्मल, अनौपचारिक शिक्षा को इनफॉर्मल और निरौपचारिक शिक्षा को नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। अगला सवाल आ चुका है, ज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ज्ञान परिणाम है, बिल्कुल सही है। ज्ञान बिल्कुल परिणाम है। ज्ञान अंतिम लक्ष्य होता है, साध्य होता है, परिणाम होता है। ज्ञान विद्या प्राप्त करने का माध्यम है, नहीं। ज्ञान विद्या प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, शिक्षा विद्या प्राप्त करने का माध्यम है। और विद्या आने के बाद फिर मनुष्य में ज्ञान आता है। तो ये दूसरा कथन असत्य हो गया। आगे भी देख लेते हैं, ज्ञान वह अवबोध या अनुभूति है जो किसी विद्या की शिक्षा के उपरांत हमारे पास शेष बचती है, ये सही है। और दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, चूँकि ये गलत है। निम्न में से कौन से विचारक शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए हैं? तो शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत, प्रगतिशील विचारधारा, आदर्शवाद, संरचनावाद, इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट शिक्षाविद या फिर मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इनके नाम थोड़ा सा याद रखना चाहिए। और ये सवाल जो है क्या कहता है कि शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। हॉब्स जुड़े हुए हैं, लॉक भी जुड़े हुए हैं, रूसो भी जुड़े हुए हैं। तो तीनों जब जुड़े हुए हैं तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पांचवा विकल्प हमारा यहाँ पे सही होगा। कौन सी शिक्षा पद्धति समाजोपयोगी उत्पादक श्रम की अवधारणा को प्रस्तुत करती है? समाजोपयोगी उत्पादक श्रम की अवधारणा प्रस्तुत करने वाली शिक्षा पद्धति है साम्यवादी शिक्षा पद्धति। साम्यवादी शिक्षा पद्धति जिसके प्रणेता कौन थे? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लोकतंत्र का आधार मूल्य नहीं है? लोकतंत्र का आधार मूल्य क्या क्या होता है? व्यक्ति की गरिमा होती है, बिल्कुल। समानता होती है, बिल्कुल होती है। अधिनायकवाद नहीं होता है, अधिनायकवाद नहीं होता है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा विकल्प। शिक्षा हुआ है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। यह कथन किस विचारक का है? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी का है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रभाग कब बना था? याद होगा आप लोगों को, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रभाग कब बना था? इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे बच्चे बेघर हो गए थे,
तो उन बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। और बाद में चल कर के 1953 में 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अस्थायी प्रभाग बन गया और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार विश्व भर के देश में हुआ और अभी वर्तमान समय में 150 देशों में यह कार्यरत है। अगला सवाल है, शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यूनेस्को द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो यूनेस्को ने शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मिलेनियम एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सहस्रावधि लक्ष्य के लिए डेलर्स आयोग की स्थापना की थी। और डेलर्स आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उस रिपोर्ट का नाम क्या था? 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन ट्रेजर विद इन 1956। और उसमें शिक्षा के 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। तो इस तरह से डेलर्स आयोग के संबंध में इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल क्लास में स्टडी किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा डिटेल क्लास तो रिक्वेस्ट रहेगा कि डिटेल क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें विस्तार से डिटेल से एनालिसिस की गई हैं। शिक्षा के मूल आधार से संबंधित नहीं है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। तो देखिए शिक्षा का जो मूल आधार होता है, बेस आधार, हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था WHW का, है ना, WHW, व्हाई, हाउ, व्हाट, क्यों, कैसे, क्या। तो क्यों का उत्तर दर्शन शास्त्र से, कैसे का उत्तर मनोविज्ञान से और क्या का उत्तर समाजशास्त्र से। ये तीनों ही शिक्षा के मूल आधार हैं। तो यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा 5वां विकल्प सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, शिक्षण का डैश चिंतन, नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति एवं आत्म अनुशासन से संबंधित है। शिक्षण का प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए शिक्षण का आदर्शवाद चिंतन, नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति एवं आत्म अनुशासन से संबंधित है। तो ये शिक्षण का आदर्शवाद चिंतन इससे रिलेटेड है। NCF 2005 एवं BCF 2008 शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद होगा कि NCF 2005 और BCF 2008 हमारा जो है वह रचनावाद उपागम पर आधारित है और रचनावाद ऑप्शंस में नहीं है। तो हमारा 5वां विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि NCF 2005 और BCF 2008 शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के स्वयं के संबंध में व विभिन्न विषयों के संबंध में अपने संज्ञान का ज्ञान प्रतिसंज्ञान कहलाता है या प्रतिसंज्ञानात्मक ज्ञान होता है, यह कथन किसका है? तो आप लोगों को याद होगा प्रतिसंज्ञानात्मक ज्ञान के संदर्भ में किन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया था और उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ये थे एंडरसन एवं क्रेथवोल। पहले ब्लूम्स ने अपने कॉग्निटिव डोमेन और वो अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, 3 डोमेन बताए थे और उनके टीम में काम करने वाले एक शिक्षाविद थे क्रेथवोल। और क्रेथवोल उस टाइम पे उनके जूनियर असिस्टेंट थे किनके? ब्लूम्स के, ठीक है, बेंजामिन एस ब्लूम के। तो ब्लूम ने जो अपना थ्योरी दे दिया, अपना रिसर्च के आधार पे उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी, अपना सिद्धांत उन्होंने दे दिया। फिर उसके ऊपर आगे इन दोनों ने काम किया, एंडरसन और क्रेथवोल ने मिलकर के, और इन्होंने ज्ञान के 4 आयाम दिए थे, है ना। उसमें उन्होंने क्या कहा था? सबसे पहला हमारा फैक्चुअल नॉलेज आता है, उसके बाद कंसेप्चुअल नॉलेज आता है, उसके बाद प्रोसीजरल नॉलेज आता है और फिर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज आता है। तो ये जो हमारा मेटाकॉग्निटिव नॉलेज है, प्रतिसंज्ञानात्मक ज्ञान है, यह ज्ञान का श्रेष्ठ स्वरूप होता है। ये एंडरसन एवं क्रेथवोल के अकॉर्डिंग ये सिद्धांत हैं। अगला है, निम्न में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो हम लोगों ने जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सबसे पहला जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र था उसका भी अध्ययन किया था। तो सबसे नीचे लेवल पर हमारा था नॉलेज, और ये नॉलेज कौन सा था? फैक्चुअल नॉलेज। भारतीय दर्शन शास्त्र वाला नॉलेज नहीं है, ये फैक्चुअल नॉलेज है।
और इसके बाद आता है नॉलेज के बाद क्या आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आता है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन के बाद क्या आता है एनालिसिस, और एनालिसिस के बाद आता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस के बाद क्या आता है इवैल्यूएशन। तो ये हमारा कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेवल नॉलेज का होता है और सबसे लास्ट लेवल इवैल्यूएशन का होता है, और इसका जो स्तर है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन जो है वो सर्वोच्च या उच्चतम स्तर होता है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन में मूल्यांकन दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5वां विकल्प सेलेक्ट करेंगे कि सर इसमें तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। अगला सवाल है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है। अधिगम यानी कि लर्निंग जो है ना वो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होती है। अधिगम क्या होता है, तो अधिगम व्यक्ति में उसके अनुभव से, उसके अभ्यास से व्यक्ति के व्यवहार में अगर स्थायी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से, ठीक है, तो जब व्यक्ति कुछ सीखता है और सीखने के बाद उसके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है, तभी हम उसको क्या कहते हैं अधिगम कहते हैं। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ये इसका सबसे उपयुक्त अर्थ है। ठीक है, अगला सवाल है निम्न में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है। फिजिकल स्किल कौन सा रिलेट करता है, आप लोगों को तो याद हो गया होगा, साइकोमोटर डोमेन है ना। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र हमारे हेड से संबंधित है, भावात्मक क्षेत्र हमारे हार्ट से संबंधित है, और मनोचालात्मक क्षेत्र हैंड से संबंधित है, यानी कि शारीरिक कौशल से संबंधित है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही होगा। अगला सवाल है भावात्मक क्षेत्र का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है। तो अफेक्टिव डोमेन का जो सबसे उच्चतम स्तर हमारा होता है वो आप लोगों ने देखा होगा स्वाभाविकरण है ना, स्वाभाविकरण। तो स्वाभाविकरण यहाँ पे ऑप्शंस में है नहीं, संगठन है, मूल्यांकन है, प्रकृतिकरण है, तो यहाँ पे 5वां विकल्प यहाँ भी हमारा सही होगा। भावात्मक क्षेत्र का सबसे उच्चतम स्तर स्वाभाविकरण है। अगला सवाल है मनुष्य की अभिवृत्ति विकास को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र कौन सा होता है। अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड, और एटीट्यूड हमारे हार्ट से रिलेटेड है और हार्ट हमारे अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है, तो भावात्मक क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प। एंडरसन एवं क्रेथवॉल के अनुसार ज्ञान के कितने आयाम हैं। तो एंडरसन एवं क्रेथवॉल के ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 4 आयाम इन्होंने बताए थे, और ये 4 आयाम कौन कौन से हैं। तथ्यात्मक जिसको हम लोग फैक्चुअल कहते हैं, संकल्पनात्मक जिसको हम लोग कंसेप्चुअल कहते हैं, प्रक्रियात्मक जिसको हम लोग प्रोसीजरल कहते हैं, और प्रतिसंज्ञानात्मक जिसको हम लोग मेटाकॉग्निटिव कहते हैं। गैगने एवं ब्रिग्स के अनुसार शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया था कि गैगने एवं ब्रिग्स ये तीसरे ऐसे मतलब कि इस तरह के डोमेन देने वाले ये तीसरे जोड़े थे, जोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि गैगने एवं ब्रिग्स 2 व्यक्ति हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के 5 भागों में शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों को बांटा था। और ये 5 भाग कौन कौन से हैं। बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, मनोदृष्टि, ये 5 गैगने एवं ब्रिग्स के मॉडल के अकॉर्डिंग थे। निम्न में से कौन एक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो शिक्षण का सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है, तो रुचि का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत है, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये क्या है मैक्सिम ऑफ टीचिंग है। ये प्रिंसिपल नहीं है बल्कि मैक्सिम है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा होता है समाप्त। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।